हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर प्लीज़ सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए रिक्वेस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, बट पिछले वीक 2 हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं जल्दी सभी टॉपिक्स को कवर करके वीडियो बना के जल्दी चैनल पे अपलोड करूँगा। इसलिए आप चैनल को देखते रहिए और जो भी वीडियोस आपने मुझसे रिक्वेस्ट किए हैं मैं उन पर जल्द ही वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन। सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन बेसिकली ऑक्सिलरी मोशन का एक पार्ट होता है। सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन वेफ्ट स्टॉप मोशन का एक पार्ट है। बेसिकली वेफ्ट स्टॉप मोशन 2 टाइप के होते हैं, साइड वेफ्ट फोर्क मोशन और सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन। ये वेफ्ट स्टॉप मोशन ऑक्सिलरी मोशन का पार्ट है और ऑक्सिलरी मोशन मोशंस ऑफ वीविंग का 3rd टाइप है। वीविंग के 3 मोशन होते हैं, प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलरी मोशन, और इन पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के अपलोड किया हुआ है मोशंस ऑफ वीविंग के नाम से। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन वेफ्ट स्टॉप मोशन का एक टाइप है। आज के वीडियो में हम सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट से मिलके ये सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन बना है, और उसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे कि सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन क्या होता है। सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन ऑक्सिलरी मोशन में वेफ्ट स्टॉप मोशन का एक टाइप है। बेसिकली इस मोशन का यूज़ हम वेफ्ट अपसेंट होने के केस में लूम को स्टॉप करने के लिए करते हैं। अगर हमारा वेफ्ट किसी भी रीज़न से लूम के अंदर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मिस है, पैकेज एम्प्टी हो गया है, या ब्रेक की वजह से नहीं आ पाया है वेफ्ट शेड के अंदर, तो उस केस में हम लूम को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए इस मोशन का यूज़ करते हैं। दिस मोशन इज यूज्ड when the weft is absent or miss due to any reason like empty package or break, then this motion stops the loom immediately, ताकि हम डैमेज को रोक सकें, फैब्रिक के अंदर मिस पिक जाने से रोक सकें, मिसिंग वेफ्ट जो डिफेक्ट होता है उसको रोका जा सके, डिफेक्टिव फैब्रिक प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हम इस मोशन का यूज करते हैं। साइड वेफ्ट फोर्क और सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन में ये अंतर है कि सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन के अंदर जो सेंसिंग एलिमेंट है, जो फोर्क है, वो सेंटर में या सेंटर के आसपास लगा होता है, जबकि साइड वेफ्ट फोर्क मोशन में ये एक साइड पे लगा होता है, लूम के एक साइड पर, राइट हैंड साइड में, जबकि इसमें ये सेंटर के आसपास या सेंटर में लगा होता है। इसके अंदर ये वेफ्ट को सेंस करके पता लगाता है कि कहाँ पर कि लूम के अंदर वेफ्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इन पार्ट से मिलके ये मोशन बना है। तो सबसे पहले ये है रेस बोर्ड, जिसके ऊपर शटल मूव करती है और वेफ्ट को लाई करती है, वेफ्ट को प्लेस करती है ताकि पिकिंग हो सके। उसके बाद बी है ग्रूव कट। यहाँ पर स्ले के रेस बोर्ड के अंदर हमने एक कट किया हुआ है, जहां पर प्रोंग उसके अंदर मूव करता है। जो प्रोंग्स हैं वो ग्रूव के अंदर जाते हैं और वहां पर वेफ्ट को सेंस करते हैं। तो कट है। उसके बाद सी प्रोंग है। वेफ्ट फोर्क। वेफ्ट फोर्क की 3 वायर टाइप एलिमेंट होती हैं, वायर्स होती हैं जो इस पार्ट से कनेक्टेड हैं, और ये पार्ट, इसका फलक्रम यहां पर है। इस पार्ट से ये इस प्रकार से, ये जो 3 वायर हैं ये इस प्रकार से डाउन और अप हो सकती हैं। अगर वेफ्ट प्रेजेंट है तो ये ज्यादा डाउन नहीं होती, वेफ्ट एब्सेंट है तो ये पूरी नीचे तक इस ग्रूव में चली जाती। उसके बाद डी है वेफ्ट। तो ये जो ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है ये वेफ्ट है जो रेस बोर्ड के ऊपर शटल ने प्लेस किया हुआ है। उसके बाद ई जो है वो वेफ्ट फोर्क ब्रैकेट है। ये जो दिखाई दे रही है वेफ्ट फोर्क ब्रैकेट।
ये ब्रैकेट इस मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसके बाद F एंड G, ये दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं इस ब्रैकेट के साथ, जो इसको रिटेन करने के लिए, ब्रैकेट जब इसको पुश करती है रोड को, उसको रिलीज करने के लिए इन स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। H एक पिन है जिसको हमने इसके साथ ब्रैकेट के साथ अटैच किया हुआ है। I लीवर टूथ है। I एक लीवर टूथ है जो इस ब्रैकेट को कंट्रोल करने में और इस रोड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये टूथ ये ग्रिप कर लेता है इस रोड को जब हमें इसकी मूवमेंट रोकनी होती है। उसके बाद J कैच है। कैच इस टूथ को हेल्प करती है ब्रैकेट की फंक्शनिंग में। K रोड है। ये रोड है, इस रोड को हमने इस पार्ट के साथ और इस पार्ट के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है उसके साथ हमने इस रोड को कनेक्ट किया हुआ है। ये रोड यहां से एक्सटेंडेड है थ्रू आउट द लूम और ये इस स्विच के साथ कनेक्टेड है जो लूम को स्टॉप करने का काम करता है। तो यहां पर ये सेंस करता है, अगर वेफ्ट एब्सेंट है तो यहां से ये मोशन इस स्विच तक जाता है जिससे लूम स्टॉप हो जाती है। उसके बाद लिंक है, एल लिंक है। उसके बाद M ब्रैकेट है। ये एक और ब्रैकेट हमने यूज की है दूसरी रोड को कंट्रोल करने के लिए। N स्ले है। ये स्ले है जो इस रेस बोर्ड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देती है। तो ये स्ले है जो रॉकिंग शाफ्ट के ऊपर, ओ रॉकिंग शाफ्ट है, इस रॉकिंग शाफ्ट के ऊपर ये स्ले का पार्ट है जिसने रेस बोर्ड को होल्ड करके रखा हुआ है। रेस बोर्ड को स्ले होल्ड करके रखती है। जब स्ले फॉरवर्ड जाती है तो रेस बोर्ड भी आगे जाता है, बैकवर्ड आती है तो रेस बोर्ड भी पीछे आता है। उसके बाद O रॉकिंग शाफ्ट है। P गाइड रोलर है। ये गाइड रोलर है जो इस शाफ्ट को गाइड कर रहा है। क्या उस स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग इस रोड की एक मूवमेंट को रिवर्स करने के लिए, जब ये आगे आ रही है, ये रोलर आगे आ रहा है तो उसको रिवर्स ले जाने के लिए स्प्रिंग यूज किया जिसको हमने स्ले के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग के बाद R आर्म है, एक आर्म यूज की हमने। S बॉल है। ये बॉल इस प्लेट कैम के ऊपर रोटेट करती है जिसकी वजह से इस रोड को मोशन मिलता है। इस मोशन से इस रोड को मोशन मिलता है जिसकी वजह से ये सेंसर जो है वो काम करता है। उसके बाद T कैम है, प्लेट कैम या कैम। U पुशर है। ये पुश करता है, जब ये रोटेट करती है रोड तो ये आगे जाके पुश करता है स्विच को। V स्टॉपर है जो लूम को स्टॉप करता है। W इलेक्ट्रिक केबल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाने की वजह से लूम स्टॉप होती है। और X रीड है, रीड जिसके अंदर से हम वार प्यान को पास करते हैं। तो ये इन पार्ट से मिलके जो हमारा सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन है वो बना हुआ है। ये पार्ट सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मोशन मिलता है और वो मोशन ट्रांसफर होकर सारी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन थी कि किन किन पार्ट से सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन बना है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, वर्किंग ऑफ सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन। तो सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन के अंदर जब वर्किंग होती है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि स्ले की क्या मूवमेंट होती है, रेस बोर्ड की क्या मूवमेंट होती है। तो स्ले जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है तो इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो ये बॉल है और जो इस रोड से कनेक्टेड है और ये रोड आगे दूसरी रोड से कनेक्टेड है, उसके बाद ये इस सेंसर से कनेक्टेड है, तो ये भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है जिसकी वजह से मोशन होता है। तो जब स्ले की बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे हम पिक को इंसर्ट करते हैं और जब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है तो हम उस पिक को बीट अप करते हैं। अब जब बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करती है जिसकी वजह से इस रोड की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो इस रोड को भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन मिलता है इस लिंक की वजह से। ये रोड इस लिंक के थ्रू इस रोड से अटैच्ड है। ये रोड आगे जाके अटैच्ड है वेफ्ट फोर्क के साथ। बीच में हमने ये कैच लगा रखी है, उसके अलावा लीवर टूथ है और पिन है। ये सिस्टम हमने उसके साथ अटैच किया हुआ है इस रोड के साथ और इस फोर्क के साथ। तो जब इस रोड को मूवमेंट मिलती है तो इसकी मूवमेंट की वजह से जो वेफ्ट फोर्क है वो राइज करता है, ऊपर की तरफ आता है और हमारी जो वेफ्ट है वो प्लेस कर दी जाती है या वेफ्ट को इंसर्ट कर दिया जाता है लूम के अंदर। जब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है स्ले की बीटअप के लिए, जब स्ले आगे की तरफ आती है तो
जो बॉल ऊपर की तरफ गई थी, रेज हुई थी जो बॉल, वो लोअर होना स्टार्ट होती है, वो आगे की तरफ आती है इस प्लेट कैम की वजह से। इस प्लेट कैम की शेप इस प्रकार से है। तो बैकवर्ड मूवमेंट में बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और फॉरवर्ड मूवमेंट में बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जब बॉल फॉरवर्ड मूवमेंट में नीचे की तरफ आती है तो इस रोड की मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज होती है, और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से मोशन इस रोड को मिल रहा है, इस लिंक की वजह से ये मोशन, इसका क्लॉकवाइज मोशन इस रोड को ट्रांसफर होता है, और इस रोड से प्रोंग जो है वो जो राइज हुआ था बैकवर्ड मूवमेंट में वो डाउनवर्ड जाना स्टार्ट करता है, और वेफ्ट ऑलरेडी प्लेस हो चुका है तो वो प्रोंग उस वेफ्ट को प्रेस करता है। बैकवर्ड मूवमेंट में वेफ्ट प्लेस हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट में प्रोंग नीचे की तरफ जा रहा है ग्रूव में, अगर वेफ्ट है तो वो वेफ्ट को टच करता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि एक केस है कि जब वेफ्ट प्रेजेंट है और दूसरा है जब वेफ्ट अब्सेंट है। जब वेफ्ट प्रेजेंट है तो मशीन कैसे काम करती है या मोशन कैसे काम करता है, और जब वेफ्ट अब्सेंट है तो कैसे काम करता है। तो मान लीजिए बैकवर्ड मूवमेंट हुई, बैकवर्ड मूवमेंट होने की वजह से बॉल राइज करती है और इस रोड को एंटी क्लॉकवाइज मोशन मिलता है। ये मोशन इस लिंक की मदद से इस रोड को ट्रांसफर होता है, और इस रोड से कैच, टूथ और पिन के पार्ट से होते हुए ये वेफ्ट फोर्क को ट्रांसफर होता है, और वेफ्ट फोर्क राइज कर जाता है। राइज होने के बाद वेफ्ट को हम इंसर्ट कर देते हैं बैकवर्ड मूवमेंट में, जब स्ले की बैकवर्ड मूवमेंट हो रही। हमने पिकिंग कर दी। अब जब लूम बीटअप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी तो हमें बीटअप होने से पहले सेंस करना है कि वेफ्ट प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर अब्सेंट है तो लूम को स्टॉप करना है। हम डिस्कस कर रहे हैं जब वेफ्ट प्रेजेंट है तो हमने वेफ्ट को यहां पर प्लेस कर दिया शटल की मदद से। अब जब स्ले फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी, आगे की तरफ आएगी, तो ये जो ब्रैकेट है ये स्ले के ऊपर ही लगी हुई है, तो ये भी आगे की तरफ आएगी और ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी। जब बैकवर्ड मूवमेंट होती है तो बॉल की अपवर्ड मूवमेंट होती है, और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है स्ले की तो बॉल की डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो स्ले जब आगे आ रही है बीटअप के लिए तो ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ आ रही है। ये जब नीचे की तरफ आ रही है तो ये जो रोड है इसको क्लॉकवाइज मोशन मिल रहा है। ये क्लॉकवाइज मोशन इस रोड को ट्रांसफर हो रहा है इस लिंक की मदद से, और जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट की हेल्प से जो प्रोंग है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब प्रोंग नीचे की तरफ जाएगा तो उसके नीचे यहां पर हमने वेफ्ट प्लेस किया हुआ है, तो वेफ्ट को पुश करेगा, और वेफ्ट को जब पुश करेगा तो वेफ्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो पूरा नीचे नहीं जाएगा। उसे सिग्नल मिल गया या सेंस कर लिया उसने वेफ्ट को, तो वो और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कैच जो है इस रोड की मूवमेंट को लॉक नहीं करती, और वापिस जब रोटेट फॉरवर्ड और आगे जब जाएगी, ये स्ले फॉरवर्ड और आगे जाएगी बीटअप करने के लिए, तो ये इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी रोड। प्रोंग नीचे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और ये जो स्टॉपर है ये स्विच के नीचे से निकल जाएगा, स्विच को स्ट्राइक नहीं करेगा और लूम कंटिन्यूअसली चलती रहेगी क्योंकि वेफ्ट प्रेजेंट है इस क्लॉकवाइज रोटेशन की मदद से। अब जब वेफ्ट अब्सेंट है, वेफ्ट प्रेजेंट नहीं है लूम के अंदर, उस केस में क्या होगा? अगर वेफ्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये जो प्रोंग है वही मूवमेंट, सारी मूवमेंट वही है। जब प्रेजेंट था तो इसने यार्न को सेंस कर लिया। यार्न अब्सेंट है तो ये प्रोंग या वेफ्ट फोर्क जो है ये बिल्कुल ग्रूव में नीचे तक चला जाएगा, और जब ये बिल्कुल नीचे तक चला जाएगा तो इस कनेक्शन की वजह से, वेफ्ट फोर्क और कैच के कनेक्शन की वजह से, ये जो पिन है इस रोड की मूवमेंट को लॉक कर देगी। जब वेफ्ट प्रेजेंट था तो इसकी मूवमेंट हो रही थी आराम से, जिसकी वजह से जो स्टॉपर है, ये जो स्टॉपर है ये स्टॉपर को लूम को स्टॉप नहीं कर रहा था, ये उसको स्ट्राइक नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, प्रोंग बिल्कुल नीचे चला गया, जिसकी वजह से कैच ने पिन की मदद से इसकी मूवमेंट को लॉक कर दिया। इसको रोटेट नहीं होने देगी ये कैच, इसको पकड़ लेगी वहीं पे, और हमारी स्ले फॉरवर्ड जाएगी जब बीटअप के लिए तो इसको वो नीचे से नहीं निकलने देगी, इसको रोटेट नहीं होने देगी, जिसकी वजह से ये जो स्टॉपर है ये स्विच को स्ट्राइक करेगा, और स्विच को स्ट्राइक करते ही इलेक्ट्रिक वायर की मदद से सिग्नल जाएगा और लूम स्टॉप हो जाएगी इन केस ऑफ वेफ्ट अब्सेंट। इसको हम इस वीडियो से भी समझ सकते हैं
कि जब लूम कंटिन्यूअसली चल रही है, वेफ्ट आ रहा है, तो इस केस में जैसा आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लूम कंटिन्यूअसली चल रही है और वेफ्ट जो इंसर्ट हो रहा है बीट अप हो रहा है। लेकिन साथ में ये मोशन हो रहा है, जैसे जब बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है स्ले की, तो ये जो बॉल है ये उस प्लेट के ऊपर पीछे की तरफ पुश हो रही है, और फॉरवर्ड आ रही है जब, तो इस प्रकार से ये जो वेफ्ट फोर्क है इसको मोशन मिल रहा है। और ये जो स्विच है ये फॉरवर्ड स्टॉपर ये इसके नीचे से निकलता है। अब इसको देखिए कि जब फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है स्ले की, तो जो स्टॉपर है वो इसके नीचे से निकल जाता है, इसको स्ट्राइक नहीं करता, जो हमारा स्विच है उसको ये स्ट्राइक नहीं करता, जिसकी वजह से लूम स्टॉप नहीं होती। ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। जब वेफ्ट अपसेंट है तो ये इसको स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने की वजह से लूम स्टॉप होती है। जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है और हमारा वेफ्ट अपसेंट है, ये इसको ऐसे स्ट्राइक करता है। यहां पर ये वेफ्ट को सेंस कर रहा है वेफ्ट फोर्क। अगर फोर्क ने सेंस नहीं किया कि वेफ्ट प्रेजेंट है, इन केस ऑफ वेफ्ट प्रेजेंट इसने सेंस कर लिया, तो ये जो कैच का सिस्टम है और पिन का सिस्टम है ये उसकी रोड की मूवमेंट को लॉक नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो स्टॉपर है ये उसके नीचे से निकल जाता है स्विच के, और लूम को स्टॉप नहीं करता। लेकिन अब अगर वेफ्ट अपसेंट है, वेफ्ट प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्रोंग जो है या ये जो वेफ्ट फोर्क है ये बिल्कुल ग्रूव के नीचे जाएगा, और यहां पर ये जो कैच का सिस्टम है ये रोड की मूवमेंट को लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉपर है वो ऊपर वर्टिकल राइज करेगा और ये स्विच के साथ ऐसे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से लूम स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो मोशन है सेंटर वेफ्ट फोर्क मोशन काम करता है। आई होप आपको ये इसकी वर्किंग और ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जो भी वीडियोस मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको सभी मिल जाएंगे। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org, इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.textilehelp.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।